साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही बाजार की जाने मानी दिग्गज एक्सपर्ट फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। आप आईआईएम अहमदाबाद से और सिर्फ 2 महिलाएं 55 साल के इतिहास में गोल्ड मेडलिस्ट रही, उसमें से एक देवीना जी हैं। इसके अलावा आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में बिजनेस के मामले में फॉर्चून मैगजीन में आप शामिल हुई इस लिस्ट में 2022 में। उसके अलावा कई सारी किताबें लिखने का उनका गहरा अनुभव है। मनी मिथ्स एंड मंत्रास, हाल ही में अभी उन्होंने एक और किताब लिखी है, उससे पहले अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड। बहुत सारी किताबें वो लिखती हैं और बहुत ही अच्छी लिखती हैं। फर्स्ट ग्लोबल के आप फाउंडर भी हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और साथ ही फर्स्ट ग्लोबल एक ऐसी फर्म है जो जापान को छोड़कर एशिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी, वो भी कब 1999 में। देवीना जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैंने आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया है क्योंकि है ना, वीकेंड पे मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था एक्स पर, जो आपने पोस्ट डाली, मुझे बड़ा पढ़ के मज़ा आया, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बुलाएं और आपके विचार जानें, क्योंकि आपने बहुत एक थॉट प्रोवोकिंग बात रखी है जो वाकई में चर्चा करने लायक है, समझने लायक है कि क्यों विदेशी निवेशकों को भारत के डेरिवेटिव मार्केट में काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है कि नहीं, मैं क्या बताऊँ, आप ही समझाइए इस ये पोस्ट में आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। मैंने ये लिखा है, पता नहीं शायद मेरे विश्लेषण में कोई चीज रह गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर सेबी के आंकड़े देखें तो एक तो सबको मालूम है कि जो भी 90 या 93%, 91% जो भी नंबर है वो ट्रेडर्स लॉस करते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में खेलते हैं। और जो अगर आप सेबी का डेटा देखें तो जो पैसा बनाने वाले लोग हैं वो बड़े लोग हैं, वो संस्थाएं हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो ये जो बड़ा पैसा भारतीय ट्रेडर लूज करते हैं, और जो 3 साल का डेटा कुछ 1.8 लाख करोड़ है, उसमें एक बड़ा भाग विदेश जाता है। तो अ, मुझे ये समझ नहीं आया कि अब जब हम अपनी करेंसी को खासकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कई रेगुलेशन चेंज किए कि बैंक्स क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस क्या कर सकते हैं। और कल जैसा आपने बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी अपील करी, और अगर आप अपील में देखें कि सोना कम खरीदे, बाहर ट्रैवल कम करें, उन सबका यही आशय है कि आप फॉरेन करेंसी कम इस्तेमाल करें। तो ऐसे माहौल में एक तो वो है कि देश के निवेशकों का पैसा बाहर जा रहा है, वो लॉस बना रहे हैं और कोई प्रॉफिट बना रहा है, और प्लस उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी असर है क्योंकि उतना सारी करेंसी बाहर जा रही है। जो कहें तो हम लोग वी कैन इल अफोर्ड, मतलब हम लोग अभी बाकी सब तरह से करेंसी संचय करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ ये इतना बड़ा पैसा बाहर जा रहा है। और अगर आपको हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करने हैं तो उसका तो आप प्रोविजन कर ही सकते हैं। जैसे मैं पीएमएस चलाती हूँ, पीएमएस में है कि आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते, केवल उस हद तक ले सकते हैं कि जितना आपका इक्विटी एक्सपोजर है उसको आप हेज कर सकते हैं। तो वही आप रेगुलेशन बना सकते हैं विदेशी निवेशकों के लिए। अब इसमें जो दूसरी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट होता है बहस में, वो ये है कि विदेशी निवेशक निकल जाएंगे, विदेशी संस्थाएं निकल जाएंगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेकिन हमको इतना बड़ा डेरिवेटिव मार्केट चाहिए ही क्यों? आप भारत में देखें, जो डेरिवेटिव और कैश का जो प्रपोर्शन है वो दुनिया की किसी भी मार्केट से बहुत अधिक है। तो उतना हम लोग को चाहिए क्यों डेरिवेटिव में उतना वॉल्यूम? तो मेरे हिसाब से एक तरफ तो जैसे सेबी ने कई सारे रेगुलेशन बनाए हैं जिससे छोटे निवेशक इस तरफ ना आए, जहां तक हो सके एससीटी भी बढ़ाया गया है, पर ये जो एक तरह से ट्रेड का दूसरा एंड है उस तरफ भी शायद कुछ ध्यान देने की जरूरत है। मेरी समझ से, मैंने जैसे कहा कि हो सकता है मेरे विश्लेषण में कुछ रह गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई आर्थिक तात्पर्य नहीं बनता। अभी हमारे पास एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सब तरफ हमारे पास जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है हमारे हिसाब से। तो अब ये एक और बड़ा पैसा जा रहा है बाहर, वो करेंसी भी जा रही है। और सबसे बड़ा, अगर आप लॉसेस का पैटर्न देखें सेबी के एनालिसिस में, तो जो लोग 5 लाख रुपए से कम जिनकी सालाना आय है वो ज्यादा लूज करते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा लूज करते हैं, जो छोटी जगहों से आते हैं वो ज्यादा लूज करते हैं। तो
हमारे जो मतलब जो कहें तो जो हमारा बिल्कुल आम लोग हैं, उनके जेब से जा रहा है पैसा हुँ। ये सीधा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और देवेना जी, आपका जितना अनुभव है भारत के बाज़ारों का, पूरे दुनिया भर के बाज़ारों का, कौन से एक्सचेंज ऐसे हैं जिन पर आपकी पकड़ नहीं है? तो आपके और आप जैसे आईआईएम अहमदाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट ये कहती है तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये वाक़ई में एक विचार करने वाली बात है कि क्यों एफआईएस को खुलेआम ट्रेड करने की इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस को हेजिंग की इजाज़त दी जाती है, उन्हें भी हेजिंग तक लिमिटेड रखें, उतना काफ़ी है। ये एक बहुत बढ़िया आपने आइडिया दिया। और आज टॉक ऑफ द टाउन है ही, जो आपने भी ज़िक्र किया, कल पीएम मोदी साहब ने कहा है कि किसी न किसी तरह से डॉलर बचाने चाहिए। अब इसको लेकर भी बड़े मतलब आज पूरा इसी पर बातचीत चल रही है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। काफ़ी लोग सरकार को ही सलाह दे रहे हैं कि भाई आप पहले ये, सरकार पहले ये करे, सरकार वो करे। सबके अपने-अपने विचार हैं। ये बताइए कि इसका क्या मतलब निकाला जाए पीएम मोदी की अपील का? क्या इकोनॉमी के लिहाज से, बाज़ार के लिहाज से क्यों ये महत्वपूर्ण है? देखिए मतलब ये तो बात सही है कि जितने भी जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है उसके कारण हमारी मुश्किलें कुछ तो बढ़ी हैं, क्योंकि हम बड़ा क्रूड इंपोर्टर हैं, तेल आयात करते हैं, वो तो सबको मालूम है। और करेंसी पर भी हमारे दबाव बना हुआ है। तो ये दोनों तरीके से ये बात तो ठीक हो गई कि वो जो किसी ज़माने में आता था पेपर में, फॉरेन एक्सचेंज के साथ हमेशा प्रेशियस शब्द, प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, कुछ हद तक हम वहाँ वहाँ पर हैं अभी। और आपने देखा कि करेंसी भी आरबीआई ने काफ़ी अपने रिज़र्व्स खर्च किए, तब भी करेंसी नीचे आ गई है। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से अपील तो ठीक अपील है कि आपको जहाँ तक हो सके थोड़ा फॉरेन करेंसी जहाँ-जहाँ आप कम कर सकते हैं उसका इस्तेमाल तो थोड़ा कम कर दीजिए। तो अपील में तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, पर वो ही दर्शाता है कि हम थोड़ा एक तरह से कहें तो वल्नरेबल हैं कि वो इतना जब आप तेल आयात करते हैं तो वो हो ही जाता है, तेल, एलपीजी ये सब तो वो तो हमारी वल्नरेबिलिटी है। मैम देखिए, 2 चीज़ है। एक तो ये कि हमें हमें डॉलर ज़्यादा ना खरीदना पड़े, या हम डॉलर खरीद-खरीद के जो बाहर भेज रहे हैं, जैसे कि सोना इम्पोर्ट करना, कच्चा तेल वगैरह, ये अपनी जगह है। दूसरी चीज़ ये भी तो है कि हम कैसे डॉलर मँगाएँ इंडिया में। अभी हो ये रहा है कि एफआईआईज़ लगातार बेचे जा रहे हैं, करेक्ट? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे एफआईआईज़ का बेचना रुके, तो कम से कम उनको तो डॉलर नहीं चाहिए, और कुछ और ऐसा किया जा सकता है कि वो लौट आए कि भई हमें पैसा लगाना है, आपसे ज़्यादा एफआईआईज़ पे पकड़ कौन रखता है? देखिए, मैं तो वैसे अगर आप बाज़ार के हिसाब से देखें तो मैं एफआईआई का उतना ट्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लंबे समय का देखिए तो हम लोग क्यों कहते हैं कि बाज़ार के लिए एफआईआई महत्वपूर्ण है, कि एफआईआई खरीदेंगे तो बाज़ार ऊपर जाएगा, एफआईआई बेचेंगे तो बाज़ार नीचे जाएगा, लेकिन आंकड़े ऐसा बताते नहीं हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से अभी एफडीआई में भी हमारा जो नेट एफडीआई नंबर भी कुछ विशेष अच्छा नहीं रहा है कई पिछले कुछ सालों से। तो एफडीआई और एफपीआई दोनों ही साइड से आपको वो नहीं मिल रहा है, और धीरे-धीरे आपको एक तरह से मैं कहूँ, अभी 1 हफ्ता पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया था इमर्जिंग मार्केट्स पे, और वो पूरे आर्टिकल में मतलब चाहे कुछ कुछ कंट्रीज़ के लिए लिखा अच्छा, कुछ के लिए बुरा, पूरे आर्टिकल में भारत का नाम ही नहीं था। ये इमर्जिंग मार्केट पे आर्टिकल है और भारत का नाम ही नहीं है, तो अभी एक तरह से लोग आपको भूल चुके हैं। तो वो तो आपको एक परफॉर्मेंस दिखानी होगी तो वापस आएँगे, और करेंसी के कारण भी एक बड़ा झटका लगता है। मैं कुछ टाइम पहले यूरोप के किसी से बात कर रही थी जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इंडिया को मार्केट करते हैं, लेकिन बोल रहे थे कि अब यूरोपियन करेंसीज़ के बनस्पत इतना बड़ा जो रुपया घटा है, तो मैं किस तरह से किसी को बोलूँ कि आप यहाँ पैसा डालें। तो ये भी सब थोड़ा-सा अल्टीमेटली आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और करेंसी भी इस तरह से नीचे नहीं जाए, तब आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँगे पैसे। एक एक बात वैसे अच्छी हुई है अभी हाल-फिलहाल में बाज़ार में, कि बाज़ार अब काफ़ी ब्रॉडन आउट हो गया है। अब जैसे जो 2025 की स्थिति थी कि इंडेक्स ऊपर है लेकिन औसतन स्टॉक नीचे है, अभी वो कुछ हद तक उलट हो गया है कि जो औसत स्टॉक है वो इंडेक्स से बेहतर कर रहा है। अभी आप बीएसई 500 में देखें तो
लगभग 60% स्टॉक आउट परफॉर्मेंस में आ गए हैं। पिछले साल मेरे ख्याल 30% भी नहीं थे। एक पॉइंट पे तो कुल 15% स्टॉक इंडेक्स से बेहतर कर रहे थे। तो अब वो ब्रॉडन हो रहा है, ये अच्छी बात है अगर आप बाजार को देखें तो। ठीक बात है। अब बाजार के डायरेक्शन पर ही एक बार आपसे फिर से राय लेना चाहता हूँ। कच्चा तेल फिर से डरा रहा है, लंबी चल रही है बातचीत। क्या लगता है आपको, क्या है जो ट्रम्प जा रहे हैं चाइना इस वीकेंड पर, तब तक कुछ टैरिफ पे या फिर ईरान पर कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है चाइना से? देखिए, चाइना तो ईरान के बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकता है, तो ये मतलब ये वॉर के हिसाब से तो क्या होगा। लेकिन मैंने चाइना पर एक आर्टिकल लिखा था पिछले हफ्ते। आप देखें तो चाइना के पास सारे इक्के हैं। तो मेरे हिसाब से शायद राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी जा रहे हैं वहाँ। आप एक एनालिसिस आया था कि आपको अभी जो ये वॉर हुआ है और उसके पहले रशिया यूक्रेन का जो था, उसमें जो यूएस के जितने भी डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सब में बहुत आधे से ज्यादा उसमें खर्च हो गए हैं। और उनको सब इन्वेंट्री बिल्डअप करने के लिए हर एक जो भी क्रिटिकल उनका है, उस सब में जो रेयर अर्थ हो या और ये मिनरल्स हो, सब कुछ चाइना के कंट्रोल में है। आप वो अपने वापस अपना डिफेंस का, या अब तो वो मिनिस्टर, अब तो वो डिफेंस नहीं बोलते, वॉर बोलते हैं। तो आपको वॉर के लिए जो जो चाहिए, वो सब के लिए आपको चाइना के सामने ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तभी आपको मिलेगा। बिकॉज चाइना के पास सारा वो कंट्रोल्ड है और अब उन्होंने उस पे निर्यात पे रोक लगाई हुई है, लाइसेंसेस लगा दिए हैं, जिससे कि ऐसे कोई नहीं ले जा सके। तो वो एक बड़ी चीज है। तो आपको वो चाइना ने बहुत लंबा खेल खेला है। टेक्नोलॉजी हो, रॉ मटेरियल हो, सप्लाई चेन हो, सब पे उनका पूरा पूरा उन्होंने अपना पंजा शिकंजा कसा हुआ है। तो अब और हर जो उनका 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान होता है, उसमें वो जो जो चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज हमको कंट्रोल करनी है, वो कर भी लेते हैं। जैसे 2021 वाले प्लान में था एक एक आइटम जो सबको समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज के दिन आप देखिए तो जो 5 बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं, उनका मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 43% है। खाली बीवाईडी का 20% है। और अगर आप टेस्ला देखिए तो टेस्ला 7.5% पे है, फोक्सवैगन कुछ 6.5% पे है। तो ये इतना बड़ा गैप उन्होंने बना लिया है। तो जो जो चीज वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब टेक्नोलॉजी, चाहे वो बायो साइंस हो, न्यूरो साइंस हो, स्पेस हो, ड्रोन्स हो, और जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल, सप्लाई चेन, सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। तो पूरी दुनिया को और इवन अमेरिका को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। देवना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से पूरे ग्लोबल माहौल पर और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर आज आपने अपने विचार रखे। आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों को लगेंगे भी और उस पर सोचेंगे भी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।